इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और थर्ड है कैपेसिटेंस। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो आज वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, कल वाले सेक्शन में पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो बीच में एक जगह पे रिक्वायर्ड होगा कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में एक दो बार यूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन है अगर याद होगा तो जैसे मान लो हम देखते हैं कुलम्ब्स लॉ। तो पहला जो है, ये हमारा सेक्शन जो फोकस है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये दो चीजें हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको फाइंड करने के लिए तो क्या है, बेसिक कुलम्ब्स लॉ है कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, सेपरेशन अगर इनके बीच का है R, तो इसके जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और यहाँ से लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे, अनलाइक का मतलब प्लस माइनस, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में हम डायरेक्शन खुद से देखेंगे, यहाँ से फोर्स का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, जो K है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट हो जाएगी इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट अगर इसकी हमें फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो ये जो है मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये K जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फोर्सेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस भी क्या होगा, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। तो ये जो है हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, और इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही ये एप्लीकेबल है। और इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा दैट इज वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर देखते हैं इस पे कि कोई चार्ज है +Q0 और इसके -Q0 जो है R रेडियस में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जैसा ऐसी सिचुएशन कहाँ पे होती है, ऐसी सिचुएशन न्यूक्लियस में होती है कि जो पॉजिटिव है न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो जो फोर्स होगा Q और Q0 के लिए वो हो जाएगा कितना, Fe, और वो Fe की जो वैल्यू हो जाएगी Fe इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और यही जो फोर्स है इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अब सप्लाई कर रहा है। क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलेरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये जो है एक्सेलेरेटेड मोशन है। तो अगर एक्सेलेरेटेड मोशन है तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स होगा, वो एक्सेलेरेशन किधर है, वो एक्सेलेरेशन है सेंटर की तरफ। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा v²/r। हाँ, मैग्नीट्यूड होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन mv²/r। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये जो v हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kq² डिवाइडेड बाई mr, ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है,
बहुत ही कॉमन टाइप का, कि ये दो थ्रेड हैं, ये दो थ्रेड हैं और इनसे सेम लेंथ के स्ट्रिंग, इंसुलेटेड स्ट्रिंग सेम कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, और इनका जो एंगल है ये किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम में है, किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम में है। इसका मास, यहां से मान लेते हैं कि इसका मास m1 है और ये q1 है। इसका मास जो है वो m2 है और ये q2 है। ये मान लिया θ1 है और θ2 है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि कौन से स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिखता हूं, इसमें तुम्हें सोच के बताना है कि कौन से केसेस, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सपोज करो कि ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, मतलब m1 m2 डिफरेंट है, θ1 नॉट इक्वल टू θ2, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो डेफिनेटली θ1 नॉट इक्वल टू θ2। सेकेंड, q1 is not equal to q2, it implies that θ1 is not equal to θ2। मतलब इनके जो वर्टिकल के साथ एंगल है, अगर एक बार हम मासेस अलग लेते हैं, चार्जेस सेम है। इस केस में क्या है, चार्ज सेम है, q1 is equal to q2, चार्ज डिफरेंट है, मास सेम है। तो क्या किस केस में θ1 θ2 डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मास के केस में या डिफरेंट चार्ज के केस में? डिफरेंट चार्ज। डिफरेंट चार्ज के केस में। तो स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू है, ये करो अंकित। ठीक है भाई, और कोई आंसर, क्विक आंसर, एक वोट, और कोई जल्दी। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं कि कोई भी ये जो वर्टिकल एंगल है उस पर हम देखते हैं। पहली चीज कि अगर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मान लिया ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या ले लेते हैं, 2x। 2x का मतलब ये x है और ये भी x है। अगर इसके ऊपर फोर्स देखेंगे तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है Fe, तो अगर यहाँ पे Fe एक्ट कर रहा है तो इस पे भी एक्ट कर रहा होगा सेम Fe, इक्वल एंड अपोजिट, और यहाँ से एक्ट कर रहा होगा mg। तो मास बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे वो लिख लेंगे हम टेंशन T है, टेंशन T है, और ये एंगल है मान लिया थीटा, θ1 θ2 बाद में लिख लेंगे। तो कोई भी अगर हम चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्सेस हैं, टेंशन T, ये है थीटा, ये है mg, और ये है हमारा Fe। तो यहाँ से T cos थीटा और T sin थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे T sin थीटा इज इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को कर देंगे डिवाइड, आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। तो यहाँ से अगर मान लो मासेस सेम है, मासेस सेम है, तो Fe भी क्या होगा, Fe भी सेम होगा, क्योंकि मान लो ये इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा, चार्जेस सेम हो या डिफरेंट हो। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, तो अगर ये 10 न्यूटन आता है सॉल्व कर कैलकुलेट करने के बाद, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब चार्जेस सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों चार्जेस पे Fe तो हमेशा ही सेम होगा। अगर गलती से मास सेम हो जाते हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मास भी अगर सेम है और चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो, यहाँ पे देख रहे हो क्या Fe चेंज होगा, हर केस में दोनों के ऊपर Fe कितना ऐड करेगा, k q1 q2 बाई 2x का होल स्क्वायर। तो Fe तो चेंज होना नहीं है, क्या चेंज होगा, mg। अगर मास सेम है तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं tan θ1 इज इक्वल टू Fe, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम है, ये हो जाएगा m1g, और tan θ2 इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई m2g। अब अगर दोनों के मासेस सेम है, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम होंगे। दोनों सेम मास के हो, चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो, एंगल सेम रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट मास के हैं तो यहां से देखो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा,
मास जिसका जितना ज्यादा होगा एंगल उतना कम होगा। मतलब क्या हुआ, जो हैवी हुआ, मान लो m1 हैवी हुआ तो ये धीरे से ये ऐसे नीचे आ जाएगा और ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 देन θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, q1 नॉट इक्वल टू q2 देन, तब इस केस में भी करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर नहीं भी है तो भी क्या होगा, θ1 इज इक्वल टू θ2। समझ पा रहे हो? हम्म? कोई डाउट किसी को? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये कॉमन थ्रेड वाले क्वेश्चन आएंगे, आते हैं। यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू यही है, ये θ1 है, ये Fe है और ये mg है, टेंशन T है। रिजल्टेंट जो है, इनका रिजल्टेंट तीनों का कैंसिल आउट होना चाहिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये cos थीटा, यहाँ से थीटा था cos थीटा और sin थीटा, तो T cos थीटा T sin थीटा इज इक्वल टू Fe और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो T जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा क्या आएगा, mg स्क्वायर। अब इसको जो है तुम याद रख लोगे, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। ठीक है। तो ये था स्केलर फॉर्म इसका, कुलम्स लॉ का, कुलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। उसके बाद उसका है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों है, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है 1 2 3 पे और +4 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है, कूलम का चार्ज प्लेस्ड है 4 5 6 पे। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर से हमें फोर्स फाइंड करना है। तो ये कूलम्स लॉ। अब यहाँ से क्या R1 R2 तो हम नहीं सोच पाएंगे ना कि कितनी डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, वो सब हम नहीं कर सकते। तो एक थंब रूल जो है बना सकते हो कि अगर 3 डायमेंशन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, दो चार्जेस हैं इस कोऑर्डिनेट पे हैं, देन फाइंड द फोर्स, तो हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म जैसे बहुत सिंपल है, चाहो तो उसको डिराइव भी कर सकते हो एनी टाइम, अदरवाइज याद भी रख सकते हो। जैसे मान लिया यहाँ पे दो लाइक चार्जेस हैं, Q1 इसकी पोजिशन वेक्टर R1, Q2 पोजिशन वेक्टर R2, ये डिस्टेंस है। अब ये क्या होंगे, मान लो कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स फाइंड कर रहे हैं F, फोर्स अप्लाइड बाई 1, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पे 2 किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे अप्लाई कर रहा है, 1 पे 2 फोर्स किधर अप्लाई कर रहा है, इधर अप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 की डायरेक्शन। और 2 भी क्या करेगा, ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 F21, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F12 और F21, ये दोनों जो है सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो F12 और F21 ऐसा लिख दिया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर कोई भी वेक्टर लिखना है तो हेड माइनस टेल, मतलब मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये आ जाएगी डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, R12, R12 क्यों, ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या है R12, मतलब ये 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड है, तो R12 यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा क्यूब। तो जनरल जो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2, जो फर्स्ट आएगा 1 2, तो R1 माइनस R2 और डिवाइडेड बाई इसी के मॉड का क्यूब। ये समझ पाए। F21 फाइंड करना है तो यहाँ पे 21 21 21 लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके बताओ, R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R12 तो हमें फाइंड करना है, फोर्स मान लिया ये है 1 और ये है 2,
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम जो चार्जेस को पुट करते हैं वो चार्जेस को विथ साइन पुट करते हैं, विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। वेक्टर अपने आप डायरेक्शन बताएगा। स्केलर वाले में क्या करते थे, स्केलर वाले में हम खुद से देखते थे, मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे, साइन खुद से देखते थे। तो इसको थोड़ा बताओ क्या हो जाएगा, लिखेंगे। मान लो हमें फाइंड करना है 1 2, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहीं पे लिखते हैं। F12 इज इक्वल टू के है 9 इंटू 10⁻9। Q1 चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, -2 +4 डिवाइडेड बाई 1 2, मतलब R1 - R2, तो 1 - 4 2 - 3, तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये -3i -3j -3k होगा। वेक्टर 1 - 2 F12 तो R1 - R2, तो 1 - 4 2 - 5 3 - 6, तो ये -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 3√3 होगा। यस सर। 3√3 का क्यूब, ये हो जाएगा। ये माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा, तो 72 इंटू 10⁻9 कुछ ऐसा आ जाएगा। 72 इसको सॉल्व कर लेंगे, 72 इंटू 10⁻9 इंटू 3i कैप 3j कैप 3k कैप 3i कैप, ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा अपने आप, 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप और 3√3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 81√3 आएगा शायद, नहीं 81√3, तो 8/9 ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर। ये बात समझ में आई। वेक्टर फॉर्म, तो जैसे वेक्टर फॉर्म कहाँ पे यूज करना है, अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो वेक्टर फॉर्म यूज करना है। अब इसी फोर्स से हम फाइंड करते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कोई भी सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है, तो ये सोर्स चार्ज जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड फील्ड एट दैट सरफेस, फील्ड एट दैट सरफेस। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएगा ये फील्ड। अगर मान लो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यहाँ पे Q लेंगे, के क्यू, क्या आएगा ये, क्या ये KQ/R² आएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये हो जाएगा R, इसको लिख लेंगे R कैप। इसका ग्राफ कैसा होगा, KQ/R², तो अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, ये अगर प्लस Q है, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो कितना हो जाएगा ये 1/R² इफ Q इज पॉजिटिव, और अदरवाइज ये हो जाएगा 1/R² इफ Q इज नेगेटिव। आई बात समझ में। यस तो सर। तो ये तो पॉइंट चार्ज का था। पॉइंट चार्ज के अलावा फिर हम और भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है तो आर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये है 2k λ/r, 2k λ/r। सर्कुलर आर्क अगर कोई भी है, तो ये सारा हम डेराइव करते हैं, बट वो डेरिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मान लो ये थीटा नॉट है,
ये थीटा नॉट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग सिमेट्री से ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, देखो टर्म सेम है, बस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा नॉट बाई 2। इनफाइनाइट लाइन चार्ज सर्कुलर आर्क, इसका 2k लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर टू द वायर, और यहाँ पे k लैम्डा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा नॉट बाई 2। तो जैसे मान लो सेमी सर्किल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर सेमी सर्किल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर, जल्दी बताओ। टोटल एंगल कितना, थीटा नॉट, यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू पाई, फॉर्मूले में क्या है, थीटा नॉट बाई 2 हाफ, तो यहाँ पे थीटा नॉट बाई क्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। मतलब सेमी सर्किल की वजह से और इन्फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, ये दोनों वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सेम है, सेम आता है कैलकुलेट करते हैं तो अब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर ऐसा है कि ये सेमी सर्किल है ऐसे, अच्छा सेमी सेमी इनफाइनाइट की वजह से बता दो एक बार, सेमी इनफाइनाइट की वजह से कोई बता सकता है, सेमी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट के अगर हम किसी एंड पे हैं आर डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, सर के लैम्डा बाई ए। हाँ हाँ के लैम्डा बाई, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर यहाँ से, और वाई कंपोनेंट भी होगा के लैम्डा बाई आर, क्योंकि जनरल फाइनाइट का जो फॉर्मूला है, अगर फाइनाइट वाले फॉर्मूले को याद करोगे, फाइनाइट वाले फॉर्मूला होता था यहाँ से फाइनाइट लेंथ की होती थी, तो इस फाइनाइट लेंथ में ये थीटा 1 होता था, ये जो है थीटा 2 होता था, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स और ई वाई हम फाइंड करते थे इंटीग्रेट करके, ई एक्स की वैल्यू होती थी के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और y जो होता था y इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1। तो अगर ये सेमी इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो तुम बस सेमी इनफाइनाइट के लिए तुम्हें याद रखना है कि दोनों कंपोनेंट होंगे के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अगर इधर से एक और सेमी इनफाइनाइट ऐड कर देते हैं तो उसके भी एक कंपोनेंट हो जाएंगे के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर, ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें रिजल्टेंट मिल जाता था वायर के परपेंडिकुलर 2k लैम्डा बाई आर। तो आर्क और इसको कंबाइन करके बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे बताना है एक क्वेश्चन, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये एक सेमी सर्कुलर है और यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सोनाली, हाँ सोनाली बताओ, बताओ सोनाली, पूछो। सॉरी सर, गलती से लग गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्लस है, ये प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, लैम्डा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें फाइंड करना है कि इसके सेंटर पे जो कॉमन सेंटर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैं तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से और सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O? 2k lambda by r। 2k लैम्डा बाई आर। अंकित? सर जीरो। जीरो? जीरो। अच्छा, जीरो। कि हम इसमें सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2 और ये जो है सेगमेंट 3। सेगमेंट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन हो जाएगी, ई एक्स ऐसे और ई वाई ऐसे, ये सेगमेंट 1 की वजह से। सेगमेंट 2 के वजह से, सेगमेंट 2 के वजह से अगर ड्रॉ करते कौन सा, ये है सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 के वजह से कितना आया था, सेमी सर्किल है
उसका फॉर्मूला आ जाएगा इधर से 2k लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, रेडियस है इसकी आर, और ये है k लैम्डा। और इस फर्स्ट सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट की वजह से देखेंगे तो थर्ड सेगमेंट की वजह से ऐसे हो जाएगा, इधर एक k लैम्डा बाई आर और इस वायर से अवे k लैम्डा बाई आर, ये k लैम्डा बाई आर और k लैम्डा बाई आर। तो ये k लैम्डा बाई आर इस k लैम्डा बाई आर को कैंसिल आउट कर दिया, ये k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, और इधर भी है 2k लैम्डा बाई आर, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये तो इसके लाइन और उसके एप्लीकेशन थे, पॉइंट चार्ज के एप्लीकेशन थे। अब जैसे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, कि क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल की वजह से क्या हो जाएगा, ये अगर कोई कंडक्टर है तो इसको हम, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी डिराइव करते हैं, इसमें अंदर फील्ड क्या होती है, अंदर फील्ड 0 होती है किसी भी कंडक्टिंग के अंदर, और बाहर फील्ड क्या होती है, बाहर जो है r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है kq बाई स्मॉल r स्क्वायर, लाइक पॉइंट चार्ज। मतलब क्या हुआ कि अगर सेल के अंदर जाएंगे तो नेट फील्ड 0, और बाहर जाएंगे तो वो पूरा q जो है सेल का वो कहाँ पे बिहेव करेगा, इसके सेंटर पे प्लेस्ड है, तो डायरेक्टली पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हम लिख लेते हैं। ग्राफ बहुत आसान है कि r तक तो ये 0 है, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये ऐसे जो है वेरी करता है। इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, इसको गॉस लॉ से हम डिराइव करते हैं। गॉस लॉ जो है फील्ड और फ्लक्स के लिए यूज होता है। तो ये तो इसका था। सॉलिड स्फीयर के लिए देखो, इतने फील्ड के एक्सप्रेशंस तुम्हें याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, मतलब ये कंप्लीट चार्ज है, ऐसा कंप्लीट चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है रो, टोटल चार्ज है q, और इसकी रेडियस है r। तो इसमें इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पे कोई फॉर्मूला बता सकता है? इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, r लेस देन r इनसाइड के लिए। और आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही होता है जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लिख सकते हैं kq बाई आर स्क्वायर, r ग्रेटर देन इक्वल टू r। अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करना हो तो ग्राफ में हम ऐसे क्या लिखेंगे कि इनसाइड पॉइंट के लिए ये लीनियरली वेरी कर रहा है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए भाई ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको थोड़ा सा बस क्विक रिकैप की वजह से दे रहा हूँ। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये r इज इक्वल टू r है, ठीक है। रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट kq बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। तो ये शेल और सॉलिड स्फीयर, तो हमें फील्ड फाइंड करना है, इसका एप्लीकेशन हमें फील्ड फाइंड करना है, हमें फील्ड फाइंड करना है कैविटी के इनसाइड में, कि ऐसा कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है और इसमें एक स्मॉल कैविटी है, ऐसे कैविटी, स्फेरिकल कैविटी, और यहाँ तक जो है मटेरियल है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कोई पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज यूनिफॉर्म, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा है, इसका सेंटर जो है O है और इसका सेंटर जो है O डैश है। ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है?